तो जो कि गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, शासन को, तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी होगा कि आखिर ये शासन क्या है, गवर्नेंस क्या है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले शासन का अर्थ, शासन का अर्थ, शासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। दूसरा, शासन की अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं, शासन की विभिन्न अवधारणाएं, ठीक है, वेरियस कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन की विभिन्न अवधारणाएं। फिर शासन के अंग, ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में तो पूरा है। शासन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, शासन के अंग। शासन का स्वरूप, शासन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, शासन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। और फिर शासन का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या होता है, उसको पढ़ना होगा। शासन का अंतिम लक्ष्य, शासन का अंतिम लक्ष्य, हाँ पीछे रहिए, पीछे रहिए। शासन का अंतिम लक्ष्य, शासन का अंतिम लक्ष्य तो बताया क्या होता है, क्या होता है? सुशासन नहीं, सुशासन, अच्छा शासन, सुशासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस। सुशासन की जब हम बात करेंगे, इसके लक्ष्य, स्वरूप को, अवधारणा को समझेंगे, तो इतिहास से लेकर के वर्तमान, इतिहास भी समझेंगे इसका, वर्तमान भी समझेंगे, विशेषताएं भी समझेंगे, और सकारात्मक नकारात्मक पहलू भी देखेंगे। विशेषताएं, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी समझेंगे। और फिर भारत में सुशासन की स्थिति क्या है उसको भी देख लेंगे। तो भारत में गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक। तो शासन को समझने के लिए हमें ये 5 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, 5 चीजों। तो सबसे पहले शासन का अर्थ समझ लेते हैं। शासन का अर्थ नोट नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। शासन का अर्थ,
हो गया नोट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शब्द है, क्या है, इसको पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। उद्भव कैसे हुआ इसका, ठीक है, शुरुआत है उद्भव। तो आप सबसे पहले होमोसेपियंस थे? नहीं थे ना? धीरे 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 मानव का विकास होता गया, यही ना, मानव बने। तो पहली पीढ़ी होमो सेपियंस, इसके बाद मानव ह्यूमन, होमोसेपियंस, उसके बाद ह्यूमन, मानव हुआ, फिर उसके बाद परिवार, उसका परिवार, फिर समाज, ठीक है। तो छोटी छोटी की को नहीं पढ़ेंगे, जो मेन मेन है शासन में उसको पढ़ लेंगे। तो मानव के बाद हम समाज, कई मानवों से मिलके परिवार बना, परिवारों से मिलके वही अपना समाज डेवलप हुआ, ठीक है। समाज से एक विचार आता है राज्य का, राज्य, ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये नहीं, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ ये नहीं है। तो राज्य क्या है? एक काल्पनिक विचार है, व्यवहार है। काल्पनिक विचार, जैसे राम राज्य होगा, अब पता नहीं क्या है राम राज्य, कैसा है, क्या है, क्या है, उसके कुछ तत्व हैं, घटक हैं, ठीक है। एक विचार है, एक आइडिया है, ठीक है। अच्छा राज्य होगा, सुने होंगे ये सारे तत्व, तो वही चीज है, काल्पनिक विचार है, या आप कह सकते हैं व्यवहार, बिहेवियर। अच्छे लोग हैं, अपराध कम है, हिंसा कम है, अच्छा व्यवहार है, तो कहेंगे अच्छा राज्य है, ठीक है। तो एक काल्पनिक विचार या व्यवहार आप कह सकते हैं। ऐसे राज्य को, ऐसे विचार को, व्यवहार को कौन लाना चाहता है? तो वो सरकार है, क्योंकि सीए किसका होता है? सरकार का, कि हमारी सरकार ऐसी है तो देखिए राम राज्य आएगा, ठीक है। होता कि नहीं ऐसे? तो सरकार। अब मुझे बताइए सरकार क्या है? ऐसे राज्य की अवधारणा को, ऐसे राज्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करती है? कार्य करती है। उसमें क्या करती है? कार्य करती है। तो सरकार मतलब कार्य से जोड़ लीजिए। अब सरकार के द्वारा कार्य होते हैं, सरकार के द्वारा दिए गए आदेश होते हैं, उन कार्य को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो रास्ते होते हैं, जो आदेश होते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए कार्य होते हैं, उसी को जोड़ देते हैं हम शासन से। शासन, तो आप कह सकते हैं शासन, सरकार, मतलब अगर शासन का जिक्र हो तो समझ सकते हैं कि यहाँ सरकार की बात हो रही है, ठीक है। जहां पे शासन का जिक्र हो तो सरकार की बात हो रही है। अब देखिए शासन में कौन कौन होता है, ठीक है। शासन में कौन कौन होता है, क्या है? तो शासन किसका रहता है? राजा, ठीक है। इतिहास से शुरुआत करेंगे ना, राजा। तानाशाह भी था कि नहीं? उसका भी तो शासन होगा ना, नहीं होगा? तानाशाह, कई तानाशाह हुए दुनिया में, उनका भी हुआ तानाशाह, आज भी है तानाशाह। वर्तमान की स्थिति अपने इंडिया को देखें तो कौन चलाते हैं इसको? अपने यहाँ राजनेता ना, राजनेता। मोदी बता रहा है वो राजनेता, नाम नहीं लेना है, राजनेता है, ठीक है, राजनेता। अभी शासन में
राजा, तानाशाह, राजनेता, इन सभी की सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं? कौन होते हैं? बोलो, कौन होते हैं? सरकार की सहायता के लिए कौन होते हैं? हाँ, एक जवाब आना चाहिए। हाँ, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, हाँ, नौकरशाह नहीं होते, नौकरशाह, ठीक है। ठीक, नौकरशाह जो कि किसकी सहायता के लिए होते हैं? राजा, तानाशाह, राजनेता, इनकी सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। इनका तालमेल भी देखा जाएगा कैसे, जब आप धारणाएं समझेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन निकाल के देखते हैं, परिभाषा, अर्थ, ठीक है, परिभाषा या अर्थ। तो एक परिभाषा दी विश्व बैंक ने, तो विश्व बैंक के अनुसार जो परिभाषा है उसकी बात कर लेंगे। विश्व बैंक के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आप उनको जोड़ के निष्कर्ष निकाल के जवाब दे देना, ठीक है। क्या है वो? तो अगर हम कहें कि वैधानिक सत्ता जो कि राष्ट्रीय संसाधनों का, नेशनल रिसोर्सेज का अनुकूलतम प्रयोग करे, एक वैधानिक सत्ता, पावर, ठीक है, वो राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करे और लोक कल्याण को सुनिश्चित करे, पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करे। उसका टारगेट क्या हो? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण हो। एक वैधानिक सत्ता एक ऐसी पावर है जो कि राष्ट्र के संसाधन, राष्ट्र के संसाधन कई सोर्सेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उन सबका अनुकूलता प्रयोग करके लोक कल्याण को सुनिश्चित करे कि हाँ पब्लिक वेलफेयर है, उसको क्या कहेंगे? वो कौन होता है? कौन चाहता है? उसका ऐसा अवधारणा होती है कि वो लोक कल्याण के बारे में सोचता है, करने की बात करता है, इसका लक्ष्य होता है पब्लिक वेलफेयर। वो कौन होता है? सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है। कौन होती है वो? गवर्नमेंट होती है। नहीं होती? तो गवर्नमेंट ही तो होती है। तो विश्व बैंक ने यही बताया है कि एक वैधानिक सत्ता, इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि ऐसा तो हो नहीं रहा, बताइए क्या हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, उसकी बात नहीं है, वो अलग बहस है, वो अगली बहस है, उससे मतलब नहीं है, समझ लेंगे, ठीक है। एक वैधानिक सत्ता, ठीक है, लीगल अथॉरिटी, लीगल पावर, जो राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करती है, राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर किसको सुनिश्चित करती है? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट, सरकार। वो वैसी नहीं हमारी की सरकार बिकी रह गई, नहीं, उससे मतलब नहीं है, अभी उस चीज पे नहीं, हम सरकार को समझ रहे हैं, ठीक है। सरकार वो यही तो चाहती है, उसकी मंशा तो यही होती है कि वो
पहली बात उस क्या, उसको एक वैधानिक सत्ता, ठीक है, लोगों ने जिताया, जनता ने जिताया, तभी तो सरकार बनी ना, तभी एक लोगों का समूह बना, तो वैधानिक सत्ता मिल गई उसको। और जो राष्ट्र में संसाधन है, जैसे चाहे वो अपने शिक्षा की बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, अलग अलग क्षेत्रों में परिवहन की बात कर लें, तो इसके जितने भी संसाधन उनका अनुकूलतम यूज करके यही सोचेंगे ना कि एक राष्ट्र बेहतर हो, जो इतने लोग रह रहे हैं सभी का कल्याण हो, तो ये अवधारणा लेके सरकार ही चलती है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे जो पब्लिक वेलफेयर की बात करे, वो सुनिश्चित करे, वही है सरकार, ठीक है। और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या होंगे, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य शासन, गवर्नेंस, ठीक है। ये हमारा शासन है, ये उनका राम राज्य है, ये उनका शासन है नहीं। इसका मतलब कि आपके द्वारा से कोई बोलता है कि हमारा शासन है, हमारा राज है, तो इसका मतलब आपके द्वारा उसमें किए जाएंगे वो कार्य है, वही हो गया शासन, ठीक है। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य तो हम क्या बोलेंगे, गवर्नेंस बोलेंगे, शासन बोलेंगे, ठीक। तो यहां लिख दें, तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही शासन बोलेंगे, गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस मैंने पहले बोला शासन का जिक्र आए तो आप सरकार से समझ सकते हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशन किसने दी, विश्व बैंक के अनुसार, ठीक, विश्व बैंक के अनुसार। बट अब देख लेंगे अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट दूसरा देख लिया, शासन का अर्थ, योजना आयोग ने भी बताया, योजना आयोग जिसको नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यही चीज है कि अगर एक ऐसा समाज जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार हो, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का अधिकार हो, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, ठीक है, और जीवन में वो उत्कृष्टता की ओर बढ़े, आगे बढ़े, अगर ऐसी स्थितियां हैं या ऐसे मौके मिल रहे हैं तो उसको भी डिफाइन किया गया सरकार के शब्द में, शासन के शब्द में, ठीक है, ताकि सरकार उन कार्यों को करके ये सारी चीजों को पूरा कर सके, एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे सके, उसको आगे बढ़ने के अवसर, मौके दे सके, चांसेस दे सके, ठीक। नीति आयोग क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन है, तो उसने अपने अनुसार दिया है। ओवरऑल यही है कि शासन को हम डिफाइन ऐसे ही करेंगे कि जिससे हमारी सरकार है, इसके द्वारा किए गए कार्य, वही शासन है। अब अवधारणा देख लेंगे, क्या अवधारणाएं हैं, वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, उसमें और क्लियर होता रहेगा। ये साफ कर दें। अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं की बात करेंगे। अवधारणा किसकी, शासन प्रशासन को लेकर के ही साथ चलेंगे। तो शासन या प्रशासन, इन दोनों को साथ में समझ लेंगे, शासन या प्रशासन। तो नजरिया जिसको कहते हैं देखने का, दृष्टिकोण, ठीक है,
तो एक स्वतंत्र दृष्टिकोण, जब हम स्वतंत्र दृष्टिकोण की बात कर रहे होते हैं तो इसमें शासन उसको प्रशासन से अलग रखा जाता है, ठीक है, स्वतंत्र है, प्रशासन को शासन से, शासन को प्रशासन। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण। और दूसरा आता है निर्भर दृष्टिकोण, जो दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर हैं, शासन प्रशासन पे, प्रशासन शासन पे, ठीक है। तो दूसरा दृष्टिकोण है हमारा निर्भर दृष्टिकोण। तो दो नजरियों से देखेंगे, पहला स्वतंत्र दृष्टिकोण, दूसरा निर्भर दृष्टिकोण। स्वतंत्र दृष्टिकोण मैंने बताया कि शासन और प्रशासन को अलग अलग करके स्वतंत्र रूप से देखा जाता है, ठीक है। तो एक तरफ शासन और दूसरा प्रशासन, शासन प्रशासन। तो कुछ चीजें लिखूंगा, कुछ शब्द लिखूंगा, आप जवाब दे देंगे, उम्मीद है कि आप जवाब दे देंगे। तो शासन की अगर हम बात करें, शासन क्या एक राजनीतिक तत्व नहीं है? क्या राजनीति नहीं है इसमें? राजनीति है, ठीक है। शासन की अगर बात आती है तो सबसे पहले राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक अवधारणा है। प्रशासन में राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है? प्रशासन राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है? गैर राजनीतिक है, ठीक है, गैर राजनीतिक है। राजनीतिक मतलब भाई जनता के साथ जुड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, राजनीति चलती है, राज्य व्यवस्था को देखते हैं, इसलिए क्या है, राजनीति के तत्व है। प्रशासन में ऐसा नहीं, प्रशासन में बच्चा मेहनत करता है, एक परीक्षा देता है, यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस, उसके बाद में फिर वो एक ब्यूरोक्रेट्स बनता है, नौकरशाह बनता है, ठीक है। तो वो क्या है, गैर राजनीतिक है। शासन में राजनीतिक की बात होती है। शासन में कौन होते हैं? राजनीतिज्ञ होते हैं या नौकरशाह होते हैं? राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस होते हैं ना इसमें। तो शासन में राजनीतिज्ञ होते हैं। अब बताएंगे प्रशासन में कौन होते हैं? नौकरशाह, नौकरशाह, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, नौकरशाह। इन दोनों में से नीति का निर्माता कौन होता है? पॉलिसी मेकर कौन होता है? शासन होता है, प्रशासन? कितने लोग शासन बोल रहे हैं, कितने लोग प्रशासन? नीति निर्माता प्रशासन होता है। कहाँ पढ़े हो तुम? कहाँ बनते हैं कानून, कहाँ बनते हैं नीतियां? नीति निर्माता। भाई शासन होता है कि नहीं? इसलिए बोलते कि आप लोग रिवीजन किए कि नहीं? नीति निर्माता है। आईएएस आईपीएस थोड़े ना, फिर क्या मतलब रहेगा पॉलिटिशियंस का? इन नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है? प्रशासन करता है, ठीक है। ये करते हैं नीति का क्रियान्वयन। अब तो गाना सुनो, अरे आईएएस आईपीएस तो बनाते हैं, सचिव बनाता है ना। ना 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 ना, वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का मतलब ही नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे क्या है मामला उसका, ठीक है। यहाँ तो हम स्वतंत्र दृष्टिकोण देख रहे हैं, ठीक है। अगर स्वतंत्र दृष्टिकोण होगा तो स्थिति क्या होगी? स्वतंत्र दृष्टिकोण में शासन की बात करें तो राजनीतिक
प्रवृत्ति होगी, प्रशासन में गैर राजनीतिक होती, शासन में राजनीतिज्ञ होंगे, प्रशासन में नौकरशाह होंगे। ठीक है, नीति के निर्माण का कार्य, नीति निर्माता कौन होते हैं? वो राजनीतिज्ञ होते हैं। ठीक है, और जो नीति का क्रियान्वयन करेगा वो नौकरशाह। ठीक, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से इनको देख रहे हैं। ठीक, इसमें बताइए अस्थायी कार्यपालिका कौन सी है? अस्थायी कार्यपालिका, सोच समझ के देखना। शासन। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका। ऐसा नहीं होता कि आपने यूपीएससी दिया 5 साल के लिए बस, अग्निवीर टाइप का तो नहीं है मामला, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अग्निवीर टाइप का। प्रशासन क्या हो जाएगा? स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका। ठीक, अब अगला सवाल सोच समझ के देना बेटा। इसमें साधन कौन है, साध्य कौन है? साधन कौन है, साध्य कौन है? सोच लो, टाइम है। साधन कौन है, साध्य कौन है? तो पहले पूछा जाए साध्य के बारे में बताइए, साध्य कौन है? कितने लोग बोले प्रशासन? ठीक है, नीचे कहूंगा। साधन कौन है? यही तो है, दोबारा सोच लीजिए, मौका दे रहा हूं। हाँ, क्या 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में आप सोच सकते हैं क्या है। साध्य कौन है, शासन कौन है? साध्य कौन है, साधन कौन है? चलो पहले मुझे बताइए साधन क्या होता है? अभी बताया था मैंने, साधन क्या होता है? लक्ष्य हासिल करने के उपाय या यंत्र। और साध्य क्या होता है? लक्ष्य जिसे व्यक्ति पाना चाहता है। तो इनमें से लक्ष्य कौन सा हो जाएगा जिसे व्यक्ति पाना चाहता है? लक्ष्य कौन सा हो जाएगा इनमें से जिसे पाना चाहता है? गवर्नेंस को या एडमिनिस्ट्रेशन को? शासन के, प्रशासन को? लक्ष्य बोलो। तो ये भी नहीं बता, ये नहीं बता सकते इनमें से लक्ष्य कौन सा होगा जिसको पाना जाता है? तो शासन होगा ना, शासन। शासन को तो पाना जाते हैं, शासन को तो पाना जाते हैं, ये लक्ष्य है। भाई सरकार क्या करती है? शासन ही की तो चाहत होती है, शासन की तो चाहत होती है ना। तो ये क्या है? साध्य है। साध्य मतलब लक्ष्य। ठीक, और ये है साधन। साधन क्या ब्यूरोक्रेट्स, नौकर साहब, प्रशासन ये साध्य है? ये साध्य नहीं है ना, इनके माध्यम से इनको यूज किया जाता ना। ये मीडियम है ना, एक माध्यम है, नहीं समझे? सरकार जो भी दिशा निर्देश देगी, जो भी पॉलिसीज बनाएगी, वो किसके माध्यम से फॉलो कराएगी? किसके माध्यम से? प्रशासन के ना, प्रशासन के। शासन तो वो खुद ही है ना, वो शासन तो उसका लक्ष्य है सरकार का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साध्य हो गया ना, ये लक्ष्य हो गया, और ये साधन हो गया ना, क्योंकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूज किया जा रहा है। इन सब का नहीं किया जाता। आप ब्यूरोक्रेट सुनिए, आपका यूज नहीं होगा क्या? नहीं होगा, तो आप साध्य हो गए, साधन हो गए, साधन हो गए ना, क्लियर है? तो साधन मतलब लक्ष्य को हासिल करने के उपाय या यंत्र या माध्यम। तो लक्ष्य क्या है हमारा? शासन।
लक्ष्य क्या है हमारा? शासन, नहीं है गवर्नेंस, शासन। इसको पूरा कौन करेगा? प्रशासन। इसको पूरा कौन करेगा? प्रशासन। तो इसलिए ये हो गया साध्य और ये हो गया साधन। क्लियर कि नहीं? है ना? तो लिख लीजिए तुरंत। अब कुछ लोग कह रहे क्या कर दिया है, तो स्टार्टिंग से कहता है रिवीजन जरूर करना चाहिए, बिना रिवीजन के मामला सही नहीं रहता है। अब शुरुआत कर लेते हैं वर्ड हिस्ट्री से। शासन को प्रशासन से अलग करने का अधिकार, ठीक है, ये हमने अलग अलग करके तो देखा, स्वतंत्र। तो क्या आधार था इसका, उस आधार की बात कर लेंगे। क्या वेश था, उस वेश की बात कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से विचार आया, कैसे आया, इसकी बात कर लेंगे, ठीक। तो इतना हो गया, साफ कर दें इसको। तो स्वतंत्र दृष्टिकोण में ही हम देखेंगे शासन को प्रशासन से अलग करने का आधार शासन को प्रशासन से अलग करने का आधार। शासन को प्रशासन से अलग करने का आधार, जो हम आधार की बात कर रहे हैं ना, दरअसल ये द्विभाजन है। हम अलग कर रहे हैं मतलब दो जगह बांट रहे हैं उसको, बाइसेक्शन। ये क्या है? द्विभाजन। बाइसेक्शन, शासन को प्रशासन से अलग करने का अधिकार। तो लोक प्रशासन के जनक कौन कहे जाते हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा आप में से? लोक प्रशासन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव, कौन बताएगा? नहीं? वुडरो विल्सन का नाम सुना आप लोगों ने? वुडरो विल्सन के बारे में नहीं सुना? अरे ये वही वुडरो विल्सन है जो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति रहे। ये वही वुडरो विल्सन है जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम लेके गए थे। इन्होंने 5 संधियां की, जिसमें सबसे प्रमुख संधि वर्साय की संधि। वैसे इतिहास में पढ़ाया गया नहीं, ध्यान है? अरे उठा के देख लेना किताब बेटा, थोड़ा पढ़ोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो वुडरो विल्सन के द्वारा इस अवधारणा को दिया गया, वुडरो विल्सन। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं। लोक प्रशासन के जनक अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति, 14 सूत्रीय कार्यक्रम लेके गए थे। ये वही हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र की या राष्ट्र संघ की, राष्ट्र संघ की भी स्थापना की। इन्होंने ही बताया कि ऐसे देशों का समूह होना चाहिए जो अब, क्योंकि युद्ध की स्थिति थी, युद्ध हो रहे थे, वैसे युद्ध हो रहे थे, तो क्या नहीं, एक ऐसा मंच हो जिसपे हम सभी राष्ट्रों के, जितने भी राष्ट्र सम्मिलित हैं, उन सब के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित कर सके। एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच हो, और उससे उदाहरण निकले संयुक्त राष्ट्र की या राष्ट्र संघ की। तो राष्ट्र संघ के निर्माता भी यही है,
अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। वुडरो विल्सन बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे, ठीक है। इन्होंने ही द्विभाजन की अवधारणा को बताया। तो शासन प्रशासन को समझते हैं, ये क्या कह रहे थे? शासन प्रशासन, शासन और प्रशासन। शासन में कौन लोग रहते हैं? अभी बताया ना, एक राजनीतिज्ञ रहते हैं। प्रशासन में नौकरशाह। शासन का काम क्या है? नीति बनाना, नीति बनाना। इन्होंने ही बताया कि शासन का काम रहेगा नीति बनाना, प्रशासन का काम रहेगा उसको लागू करना, ठीक है, क्रियान्वित करना, लागू करना। अब देखो ना, इससे पहले पढ़ा तो कहां से आया? वो यहीं से आया है अवधारणा, स्वतंत्र दृष्टिकोण। शासन का मतलब है विधायिका, शासन का मतलब विधायिका, प्रशासन का मतलब वो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। तो ये जो द्विभाजन का आधार है ये वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो देख लेंगे कि ये जो द्विभाजन के विचार आया था, इससे पहले की स्थिति क्या थी और इसके बाद की स्थिति क्या हो गई, उसकी बात कर लेंगे। तो जो द्विभाजन के विचार से पहले की स्थिति को हम अगर देखें, द्विभाजन के पहले, द्विभाजन के विचार के पहले, द्विभाजन के विचार के पहले, जब हम द्विभाजन के विचार के पहले की बात कर रहे हैं तो क्या द्विभाजन हो चुका है या नहीं? नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई चीज एक में है, ठीक है। तो जब द्विभाजन के पहले के विचार की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करते हैं, ये तब वो शामिल था, ठीक है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे। अगर पीरियड ये है तो पॉलिटिकल साइंस ये है। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिख सकते हैं इसमें, द्विभाजन के विचार के पहले पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल था, मतलब राजनीति में प्रशासन शामिल था। ऐसे नहीं करो, लिख लो, लिख लो इसको, लिख लो। अब द्विभाजन के विचार के बाद क्या स्थिति हो गई तो कौन बताएगा? आप में से, एकदम आसान है। द्विभाजन के विचार के बाद तो वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कोई है आप में जो समझा पाएगा इसको कैसे बनना चाहिए इसका वेन डायग्राम? द्विभाजन के विचार के बाद तो मतलब द्विभाजन की अवधारणा हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। इसका मतलब जब किसी चीज का विभाजन हो गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, तो इसका मतलब वो अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो जाएगा कि नहीं? अलग हो जाएगा। मतलब राजनीति प्रशासन से अलग, शासन प्रशासन से अलग, ठीक।
तो दो गोला बना देंगे इसका। पहला गोला पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग हो जाएगा, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग। ठीक है, तो द्विभाजन के विचार के बाद स्थिति हो गई कि पॉलिटिकल साइंस को अलग कर दिया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया पॉलिटिकल साइंस से, या शासन को अलग कर दिया गया प्रशासन से, या प्रशासन को अलग कर दिया गया शासन से। ये सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, अब देख लेंगे द्विभाजन के लाभ, इसके लाभ क्या होंगे। ठीक, तो यहां लिख लेंगे द्विभाजन के लाभ। द्विभाजन के लाभ, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस अलग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन अलग है प्रशासन से। तो इसका मतलब है भाई, जो शासन में लोग हैं वो क्या है, पॉलिटिशियन है, तो राजनीति में उनको महारत हासिल है, राजनीतिज्ञ है वो नहीं। और जो प्रशासन है वो क्या है, नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अपने क्षेत्र में महारत हासिल है, उनको नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में महारत हासिल है, उनको प्रबंधन में महारत हासिल है। तो सभी लोग, दोनों ही समुदाय अपनी एक स्पेशलाइजेशन रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं। तो द्विभाजन के लाभ में एक तत्व को विशेषज्ञता का मिलेगा ही, मौजूद रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता की कद्र होगी, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। क्या कार्यकुशलता रहेगी, कार्यकुशलता रहेगी, वर्क एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, वर्क एफिशिएंसी, कार्यकुशलता रहेगी। जब दोनों ही अलग अलग हैं तो जो राज्य का हस्तक्षेप रहेगा या उसका अभाव रहेगा। जैसे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर शासन का दबाव रहेगा या नहीं रहेगा, जब अलग अलग हैं तो बताइए, जब अलग अलग हैं तो कहाँ रहेगा भाई, अलग अलग हैं तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, समझे, स्वतंत्र हैं, तो राज्य हस्तक्षेप का अभाव रहेगा। ठीक है, मतलब कोई विधायक आपको फोन करके परेशान नहीं करेगा, समझे, क्योंकि डिपेंड नहीं है, आप फ्री है एकदम। तो लैक ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस। अब मुझे बताइए, क्लेप्टोक्रेसी रहेगी या नहीं, या इससे बचाव हो सकता है। क्लेप्टोक्रेसी के बारे में आप लोग जानते हैं। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब है चोर तंत्र या भ्रष्ट सरकार, जिसमें ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है, सरकार ही पूरी भ्रष्ट है। तो जब हम द्विभाजन की बात कर रहे हैं, इसके लाभों की बात कर रहे हैं, तो जो चोर तंत्र है, भ्रष्ट सरकार है, उससे बचा जा सकता है या नहीं, बचा जा सकता है। विधायक को फोन नहीं करेगा, छोड़ दो मेरे चेला है,
बालू लेके जा रहा है, माफिया डॉन, देख लो कप्तान साहब। नहीं देखोगे, नहीं देखोगे तो ठीक है, आओ तुम जरा मौके पे, टक चढ़ा दिया जाए। कई कप्तान मरे कि नहीं मरे, कई एसपी शहीद हुए कि नहीं, टक चढ़ा दिया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, गायब भी हो गए। हुआ कि नहीं? ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी। तो जो चोर तंत्र है, भ्रष्ट सरकार है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है क्रिप्टोकरेसी। ठीक है, क्रिप्टोकरेसी। तो क्रिप्टोकरेसी से बचाव, क्रिप्टोकरेसी से बचाव, फायदा ये है। क्रिप्टोकरेसी चोर तंत्र भ्रष्ट सरकार के लिए यूज होने वाला एक शब्द है, ये भी लिख लेंगे इसमें। और जब स्वतंत्र है तो नए नए विषय भी आएंगे, न्यू सब्जेक्ट, नए नए विषय, क्योंकि नवीन विषय, न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि भाई विशेषज्ञता है, कार्य कुशलता है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। ठीक, तो द्विभाजन के लाभ देखेंगे। अब देखेंगे इसकी लिमिटेशन, सीमाएं। लिमिटेशन से मतलब कि एक स्तर पे आके ये सारी चीजें फॉलो नहीं हो सकती, कि अलग अलग नहीं हो सकते हैं, उन सीमाओं को देख लेंगे। और कौन सी स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देख लेंगे। तो अगला रहेगा हमारा सीमाएं, लिमिटेशन। इसकी विभाजन कि यहाँ पे आके तो हमें निर्भर दृष्टिकोण ही अपनाना होगा। तो वो कौन कौन सी सीमाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। जो आपके मन में उथल पुथल चल रही है ना, कैसे कैसे ऐसे नहीं होता, तो वही चीजें लिखी जाएंगी सारी जी, कि कैसे जो है नीति निर्माता एक रणनीतिज्ञ है, जो 10th क्लास ही पास नहीं है, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, उसकी बस की है क्या? वो पॉलिसी बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो ये सारे सवाल आ रहे हैं ना, यही लिमिटेशंस है, यही हम लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, सीमाएं। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है कि नहीं है प्रशासन की, बताइए, पड़ेगी कि नहीं? एक नेता चुनाव तो जीत गया है, 8वीं पास, नाम नहीं लूंगा, से बहुत है, 8वीं 10वीं पास चुनाव जीत गए हैं, एमएलए एमपी बन गए हैं। और लहर में तो आप जब लहर चली आप जान गए थे, मतलब बस नाम दे दिया, चाहे वो जिंदा मरा कुछ हो। एक कहावत बोली जाती थी जब ये लहर चली कि फूस का पुला, फूस मतलब एक घास होती है, ठीक है, फूस की पुले को भी अगर आपने टिकट दे दिया उस पार्टी से, लहर चली थी, तो वो भी विधायक सांसद बन गया। ठीक है, अब वो फूस का पुला क्या पॉलिसी बना पाएगा? नहीं बनाएगा ना। उसको जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रशासन की, नौकरशाह की। तो दृष्टिकोण यहाँ बदलेगा। जहां दृष्टिकोण बदला है वही सीमाएं हैं किसकी? स्वतंत्र दृष्टिकोण की। वही सीमाएं किसकी हैं? स्वतंत्र दृष्टिकोण की या द्विभाजन की। कि द्विभाजन यहाँ पे आके फेल हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आके द्विभाजन फेल हो जाएगा। यहाँ से आगे फिर हमें निर्भर दृष्टिकोण अपनाना होगा, मतलब जहां पे दोनों को साथ लेके चलना होगा। तो एक मामूली सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक कल्याणकारी राज्य के लिए स्वतंत्र दृष्टिकोण बढ़िया है या निर्भर दृष्टिकोण बढ़िया है? निर्भर दृष्टिकोण, दोनों को साथ लेके। सामान्य मनोविज्ञान तो ये कहता है कि दोनों साथ रहेंगे, साथ रहे कि निर्भर दृष्टिकोण ही बेहतर है कल्याणकारी राज्य के लिए। ये तब तक बेहतर है जब तक दोनों अपनी जगह सही हैं, और जब दोनों ही भ्रष्ट हो गए तब रहेगा, नहीं रहेगा ना। तब कौन आ जाएगा? क्लिप्टोक्रेसी, चोर तंत्र, भ्रष्ट सरकार, समझे? जब दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो चोर तंत्र रहेगा कि नहीं, कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, तुम भी खाओ हम भी खाएं।
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मित्रों, ये वाला भाव नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो सीमाओं की बात करेंगे तो नीति क्रियान्वयन का अनुभव। ठीक है, नीति क्रियान्वयन का अनुभव की अगर हम बात करें, नीति क्रियान्वयन का अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस, नीति को लागू करने का अनुभव, क्या नीति के निर्माण में उपयोगी होगा कि नहीं। जो व्यक्ति नीति को लागू करता आया है उसका अनुभव है उसके पास, तो वो अगर कोई नीति बनाएगा तो उसमें जो बाधाएं आई, जो समस्याएं आई, उन समस्या को हटा के बनाएगा कि नहीं, कि नहीं ये पॉलिसी आई थी, इसमें लागू करने में ये समस्या थी, तो उन समस्या को अगली पॉलिसी में निकाल देगा, हटा देगा। तो नीति निर्माण के लिए ये सहयोगी होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। नीति निर्माण के लिए नीति क्रियान्वयन का अनुभव सहयोगी होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, तो यही निकलेंगे नीति निर्माण के लिए सहयोगी होगा, बिल्कुल होगा। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन, नीति निर्माण का ज्ञान, जिसके पास पॉलिसी मेकिंग का नॉलेज है, ज्ञान है कि पॉलिसी कैसे बनाते हैं, तो जब वो बेहतर पॉलिसी बनाएगा तो क्रियान्वयन में उपयोगी होगा कि नहीं। जब समस्या ही नहीं आएगी उसमें कि पता है कि इस तरह से पॉलिसी बनाएंगे तो समस्या नहीं आएगी इसको लागू करने में, तो ज्ञान कौन सा होना चाहिए, नीति निर्माण का। तो नीति निर्माण का ज्ञान, पहला ये लिख लीजिए। दूसरा, नीति निर्माण का ज्ञान, नीति क्रियान्वयन में उपयोगी। ठीक है, नीति क्रियान्वयन में उपयोगी होगा। अब तीसरा बताइए, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया कि अगर कोई नेता 8वीं पास 10वीं पास है तो वो जाहिर सी बात है कि नीति नहीं बना सकता, तो फिर सहायता किसकी लेनी पड़ेगी, प्रशासन की। तो राजनीति परिपक्व न हो, राजनीति परिपक्व ना हो, मैच्योरिटी के लेवल पर ना हो, मतलब नहीं जानते हो क्या किस तरह से बनाई जाएगी, तो तब सहयोग लेना पड़ेगा प्रशासन का। ठीक है, तो राजनीति परिपक्व न हो तो प्रशासन की जरूरत पड़ती है, प्रशासन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि नीति बनानी है। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं आप, नीति बनाने के लिए। ठीक है, प्रशासन की जरूरत। प्रशासन के एक हायरार्की को ले लेंगे, प्रशासन के उच्च स्तर पे कौन होता है उसको देख लेंगे। प्रशासन के उच्च स्तर पे होते हैं सचिव, सेक्रेटरी। वो नहीं ग्राम पंचायत सचिव, ये वो नहीं है, आईएएस, आईएएस। ठीक है, ये टॉप लेवल है सचिव का, जो सीधे प्रधानमंत्री से संबंध रखता है, सीधे प्रधानमंत्री से संबंध रखता है सचिव। इसके नीचे की हायरार्की की अगर हम बात करें तो एक तरफ आएंगे
मंत्री और दूसरी तरफ नौकरशाह। नौकरशाह, नौकरशाह, ठीक है। मंत्री का काम मतलब नीति बनाना और नौकरशाह का काम मतलब नीति लागू करना, ठीक है। तो ये भी लिखते चलेंगे। नीति बनाना और नौकरशाह क्या करेगा? नीति को लागू करना। तो ये सीमाएं हैं विभाजन की। क्योंकि आप देखिए, आज के समय की अगर बात करें और भविष्य के अनुमान लगाएं कि क्या क्या हो सकते हैं, तो तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है। अब हम ये नहीं कर सकते कि नीति बनाते हुए हम आंकड़ों को, सूचनाओं को, तकनीक को, इन सब को नजरअंदाज कर दें, ऐसा तो नहीं है। डेटा की, इंफॉर्मेशन की, इन सब की नीड पड़ेगी। और ऐसा राजनेता जिसके पास ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान का मतलब, कहने का मतलब मेरे पास, कहने का मतलब ये है कि वो 8वीं 10वीं पास है, ठीक है। राजनीतिज्ञ तो है ही, उसके लिए कोई योग्यता नहीं है, तो उसको दिक्कत आएगी। उसको आंकड़े जुटाने में, सोच के देखिए, कोई एमएलए एमपी जीत करके संसद में बैठा और कहेगा हम मैं बनाऊंगा पॉलिसी, चलो ठीक है, अकेला ही बनाऊंगा, किसी का सहयोग नहीं है, तो डेटा कैसे जुटाएगा, सूचनाएं कैसे कलेक्ट करेगा? ये सारे काम किसके हैं? नौकरशाह के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं। तो नीति बनाने के लिए भी डेटा, इंफॉर्मेशन, तकनीक, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो 5वां यहाँ पे लिख लेंगे, नीति बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए डेटा, आंकड़े, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, टेक्नोलॉजी, तकनीक और एडमिन, प्रशासक, ये तो होगा ना। नीति बनने ये तो मुख्य नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा क्या? पीएम के बिना हो जाएगा क्या मामला ऐसा? नहीं, प्रधानमंत्री तो होगा ना। हाँ, तो ये सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखिए, टेक्नोलॉजी में हमें जरूरत पड़ेगी नौकरशाह की, ब्यूरोक्रेट्स की, डेटा को सिलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को, एडमिन को। तो नीति बनाने के लिए जरूरी हो जाते हैं ये सारे तत्व। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ स्वतंत्र दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा, या उससे इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता है, इतना कि अगर हम निर्भर दृष्टिकोण को देखें। और निर्भर दृष्टिकोण एक अच्छी अवधारणा है, बट तब तक है जब तक कि दोनों मतलब शासन और प्रशासन अपने अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे तरीके से करें। और दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं हम? तो 2 पॉइंट का अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, 2 लाइनें। तो इसे तो इन बिंदुओं से, इन बिंदु मतलब ये जो सीमाएं लिखी हैं, इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि, इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि शासन और प्रशासन को अलग अलग कर देखना, शासन और प्रशासन को अलग अलग कर देखना संभव है कि नहीं? संभव नहीं है। तो लोग गर्दन हिला रहे हैं, हाँ अभी सीमाएं पढ़ा है, संभव नहीं है। उन्हें निर्भर दृष्टिकोण से देखा
जाना आवश्यक है, उन्हें निर्भर दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है। ठीक है। अब दूसरा था हमारा निर्भर दृष्टिकोण। तो जो स्वतंत्र दृष्टिकोण की अवधारणा को समझा, उसकी सीमाओं को समझा, तो निर्भर दृष्टिकोण को आप तो लिख ही सकते हैं। उसका निष्कर्ष ही क्या है? निर्भर दृष्टिकोण है। तो निर्भर दृष्टिकोण हेडिंग डाल लीजिए और तेजी से लिखा हुआ, तेजी से आप लिखेंगे। ठीक है, दो पॉइंट जो बातें इनसे समझी है वही लिखना है बस। तो लिखिए निर्भर दृष्टिकोण में, तेजी से आज चलाएंगे। इसके अनुसार इसकी किसके? निर्भर दृष्टिकोण के अनुसार शासन और प्रशासन में अंतर व्यावहारिक नहीं है। इसके अनुसार शासन और प्रशासन में अंतर व्यावहारिक नहीं है, मतलब व्यावहारिक तौर से हम अंतर सही नहीं ठहरा पाएंगे। अंतर व्यावहारिक नहीं है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। और यह जुड़ाव अनेक बिंदुओं पर देखा जा सकता है। तो आप में से कौन बताएगा वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे जुड़ाव देखा जा सकता है? सीमाएं, जो भी लिखा है वही तो है, सीमाएं। ठीक है, और यह जुड़ाव अनेक बिंदुओं पर देखा जा सकता है। वो क्या है? सीमाएं, सीमा वाले बिंदु हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, वरना फिर ढूंढोगे कौन कौन से बिंदु हैं। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, उपरोक्त दिए गए सीमाएं वाले बिंदु, लिमिटेशंस वाले पॉइंट, उपरोक्त दिए गए सीमाओं वाले बिंदु ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वास्तव में शासन और प्रशासन का मूल अर्थ, वास्तव में शासन और प्रशासन का मूल अर्थ एक समान है, और वह है जनता के कार्यों का प्रबंधन करना, जनता के कार्यों का प्रबंधन करना। जनता के कार्यों का प्रबंधन करना। लेकिन ये नियामकीय राज्य की विशेषता है। लेकिन ये नियामकीय राज्य की विशेषता है। जैसे नियामकीय राज्य मतलब आप अगला पॉइंट लिख लेंगे, कल्याणकारी राज्य में, कल्याणकारी राज्य में, कल्याणकारी राज्य में हेडिंग लिख लेंगे छोटा सा, कल्याणकारी राज्य में। तो उसमें लिखेंगे जनता के कार्यों के प्रबंधन के साथ साथ, जनता के कार्यों के प्रबंधन के साथ साथ आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उसकी क्या उद्देश्य होने चाहिए, होते हैं, क्या कार्य होते हैं, और आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, उस चीज को समझ लीजिए।
इन दोनों का कार्य एक ही है, जनता के कार्यों का प्रबंधन के साथ साथ दूसरा जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना, जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करना, समझे? राजा नहीं सेवक, शासक नहीं सेवक। ऐसा डायलॉग सुना कि नहीं? शासक नहीं सेवक हूं मित्रों, ठीक है। जनता की सेवा करना, कल्याण करना, कल्याण करना। कितनों का हो गया कल्याण आप में से? कल्याण करना, कल्याण करना, ठीक है। एक लाइन आपने सुनी होगी, सोशल जस्टिस में पढ़ाई थी, गर्भ से कब्र तक, याद है कि नहीं? गर्भ से कब्र तक। बच्चा जो गर्भ में आ जाता है उसके लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसी चलाई ताकि जो शिशु मृत्यु दर है उसको रोका जा सके, नवजात मृत्यु दर है उसको रोका जा सके। बताया था कि नहीं बताया था ये सारी चीजें? और अंतिम संस्कार तक, कब्र तक, ठीक है। तो कल्याण से मतलब कल्याण करना, ब्रैकेट में लिख देंगे आप, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। ठीक, तो देखिए शासन प्रशासन को अगर हम जोड़ के देखें, जैसे अगर हम बात करें प्रशासन की, प्रशासन देखिए ये उपसर्ग है, जुड़ के प्रशासन ही बनेगा, ठीक है, जुड़ के प्रशासन ही बनेगा। तो जो शासन प्रशासन है ये जनता के लिए क्या करते हैं, जो उत्कृष्ट तरीके से जनता के लिए क्या करते हैं, तरीके से जनता के लिए क्या करते हैं या क्या करना होता है, तो कौन बताएगा? अभी जो लिखे हैं, जनता के लिए क्या करना है, जनता के कार्यों का प्रबंधन करना है, ठीक है। दूसरा, अरे बोलो भाई, देखिए बोल दो। दूसरा, उनकी सेवा करना है, ठीक है, सेवा करना है। तीसरा, कल्याण करना है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार ये सारी चीजें। कल्याण में क्या लिखा आपने? गर्भ से कब्र तक। तो बेटा टेंशन नहीं है, 5 किलो मिल रहा है, ठीक है, 5 किलो राशन मिल रहा है, नमक भी दाल भी सारी चीजें बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं शासन प्रशासन है वो उत्कृष्ट तरीके से, मतलब बेहतर तरीके से जनता से या फिर जन कल्याण से या उनकी सेवा से, जन सेवा से जुड़ते हैं, या उनकी जन सेवा से जुड़ते हैं। जैसे आपके जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो एक क्वेश्चन आया कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सेवा, ठीक है, क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं, क्यों सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो वहां ये लाइनें काम आएंगी, साहिब सेवा करना चाहता हूँ, समझे? तो सब जान रहे होते हैं कौन सेवा करेगा भाई। उत्कृष्ट तरीके से क्या है, जनता के कार्यों का प्रबंधन करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, जनता के कल्याण के लिए जो ये पॉलिसीज आएंगे उनका सही तरीके से उत्कृष्ट तरीके से क्रियान्वयन करूंगा, और जो अवधारणा है गर्भ से कब्र तक वो भी पूरा करूंगा, है नहीं? ये चीज तुम ये ना बोल देना कि पैसा कमाऊंगा, लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, नौकर चाकर रहेंगे, भौकाल दिखाऊंगा, खूब लूटूंगा, चोर तंत्र भ्रष्ट सरकार को मैं शामिल रहूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो यही चीजें हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमने देखा कि अगर ये स्थिति है, इसमें क्या हो रहा है, सारी बातें अच्छी अच्छी मिल रही हैं, शासन प्रशासन से जुड़ा है,
ये चीज ना, शासन प्रशासन से जुड़ा है, दोनों एक अभिन्न तरीके से जुड़े हैं, दोनों ही अपना काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, जनता की सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण की बात कर रहे हैं, प्रबंधन की बात कर रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिला, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा हो सकता है अगर दोनों ही ईमानदारी से काम करें, कौन, शासन और प्रशासन। अगर ऐसा नहीं होगा, ये दोनों ही ईमानदारी से काम ना करें, भ्रष्ट तरीके पे आ जाए, चोर तंत्र भ्रष्ट सरकार हो जाए, तो फिर जरूरत पड़ेगी किसकी, सुशासन की, गुड गवर्नेंस की। तब जरूरत पड़ती है एक बेहतर शासन लाने की, गुड गवर्नेंस की। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे सुशासन, गुड गवर्नेंस। आज के लिए इतना ही।